नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 भूगोल का पहला टॉपिक पर्यावरण। दोस्तों, पर्यावरण का मतलब होता है जो हमारे चारों तरफ का आवरण होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। अब इसका विच्छेद करें हम पर्यावरण शब्द का तो परिधन आवरण होगा। परि का मतलब है चारों तरफ और जो आवरण होता है दोस्तों वायु का, वनस्पति का, ये सारा पर्यावरण कहलाता है हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर। अब देखते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल और तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और ये बात उसने अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि पहले जहाँ बच्चे खेलते थे, खेल का मैदान था, बड़े मस्ती करते थे बच्चे, वहाँ बड़ी बड़ी इमारत बन रही है, यानी कि पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। इसे पर्यावरण कहते हैं। आगे और समझिए। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। तो पर्यावरण दोस्तों जो हमारे आसपास है सब पर्यावरण है। जो पेड़ पौधे, झील, नदी, नाले, ये सारा पर्यावरण है। जो भौतिक इमारतें हैं वो भी पर्यावरण में ही आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रवि कहने लगा इसका अर्थ स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ। एक दोस्तों चालू रखना आप। रवि कहने लगा इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी। ये दोस्तों सारी चीज़ें प्रकृति ने बनाई है। पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जिसे सड़क, कार, कपड़े इत्यादि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो दोस्तों, ये बच्चे सूची बनाते हैं। रवि, परमजीत जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी ये सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। अब और देखते हैं दोस्तों। ये देखो कैसे प्रकृति का फोटो दे रखा है, बहुत शानदार, ये खूबसूरत चिन्ह है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है।
यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है और पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है। ये दोस्तों जो कार का धुआं होता है, ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं, इससे वायु प्रदूषण हो रहा है। और पानी को हम पात्र में एकत्रित करते हैं। भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। ये सारे पर्यावरण हैं। मानव कार, मील, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है। मानव कार बनाता है, मील बनाता है, कारखाने और बर्तन बनाता है और इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों समय के साथ पर्यावरण में परिवर्तन होता रहता है और पर्यावरण का ह्रास होता है। अब देखते हैं दोस्तों ये पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। ये प्राकृतिक घटक है और ये मानव निर्मित या कृत्रिम घटक है। प्राकृतिक में जल या स्थल मंडल, वायु, ये स्थल मंडल, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, और सजीव जितने भी जीव प्राणी हैं, जिसमें मनुष्य, पेड़ पौधे सारे हैं। और मानव निर्मित में दोस्तों इमारतें हैं, पार्क है, ये पुल है, सड़क है, ये स्मारक है और ये क्या है, उद्योग है। इसके अलावा दोस्तों और उदाहरण दिए हुए हैं कुछ। मानव में क्या है, एक व्यक्ति है, परिवार है, समुदाय है, धर्म है, शैक्षिक है, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति, ये सारे मानवीय घटक हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों आपको पर्यावरण की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर जो भी लोग पाए जाते हैं, स्थान पाए जाते हैं, वस्तु, प्रकृति, ये सारे पर्यावरण हैं। ये प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रित है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवी और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। ये दोस्तों जीव में क्या है, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप और जंतु, ये जीवीय के अंदर है, सजीव प्राणियों का संसार। और अजीव में क्या मित्रों, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल है। ये दो प्रकार के हैं प्राकृतिक पर्यावरण, जीवीय और अजीवीय। फिर है हमारा पर्यावरण, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। अब ये शब्द उत्पत्ति पर्यावरण की, पर्यावरण यदि एनवायरनमेंट, इसको अंग्रेजी में शब्द है दोस्तों, इसकी उत्पत्ति होती है फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर, ये एक जैसे ही है, इनसे हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा के शब्द। ये दोस्तों ज़्यादातर शब्द लैटिन भाषा के होते हैं, लेकिन ये फ्रेंच भाषा का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में है, और इसका अर्थ क्या है मित्रों, पड़ोस है। और इसका एनवायरोनेर अंग्रेजी में अर्थ होता है इसका
फ्रांस में अर्थ होता है एनवायरोनेर। तो दोस्तों एनवायरोनेर और एनवायरनमेंट एक जैसे हैं, फ्रांसीसी और अंग्रेजी में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इसका अर्थ है पड़ोस, यानी जो हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सारी पर्यावरण है। अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। दोस्तों हम सारी चीज़ें जानते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी को ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो आपको स्थल मंडल की डेफिनेशन पता चल गई होगी। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत स्थल मंडल है। ये चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ये दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण पाया जाता है। स्थल मंडल वह क्षेत्र हैं जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो दोस्तों हमें भूमि प्राप्त होती है, मानव को बसने के लिए और पशुओं को चरने के लिए घास मिलता है, और यहाँ खनिज संपदा भी एक स्रोत है। नेक्स्ट देखते हैं। यह है, आओ कुछ करके सीखें। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है वह सूची बनाइए। तो दोस्तों ये आपको देखना है। अपने घर और स्कूल में आप जो पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों को सूची बनाइए। और क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है और कैसे देखा है, ये भी आपको करना है। ये दोस्तों वायुमंडल है, जैव मंडल है, जल मंडल है, स्थल मंडल है। ये मोटे तौर पर 4 मंडल होते हैं। जो वायु होती है वायुमंडल, जीव जंतु है जैव मंडल, स्थल मंडल जिस पे हम रहते हैं, और समुद्र आते हैं जल मंडल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। तो दोस्तों इन चीज़ों से मिलकर बनता है जल मंडल में। नदी भी होगा, झील, समुद्र, महासागर तो मेन है ही। विभिन्न जलाशयों से मिलकर जल मंडल बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। जो पृथ्वी के चारों ओर और हमारे चारों ओर जो वायु है वायुमंडल कहलाता है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो मित्रों ये सूर्य है, इससे जो हानिकारक किरणें होती हैं इससे हमारा वायुमंडल रक्षा करता है। पराबैंगनी किरणें होती हैं। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल जाते समय आसमान को देखें, ध्यान दें कि दिन कैसा है, वर्षा हो रही है, आसमान में बादल हैं, तेज़ धूप है, कोहरा इत्यादि। ये सारे मित्रों पर्यावरण के ही भाग हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कई प्रकार की गैस
धूल कण, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। यह पर्यावरण में होता है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप और जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यह दोस्तों जैव मंडल में स्थल, जल और वायु सारे इनका समन्वय होता है, पादप और जीव जंतु मिलके। अब शब्दावली देखते हैं दोस्तों। पारितंत्र क्या है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। वे सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो पारितंत्र में समस्त जीवधारी, चाहे वो जानवर हो चाहे मनुष्य हो, जो आपस में एक दूसरे के साथ जो क्रिया करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र क्या है? रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से पूछा। ये आपस में बच्चे बात कर रहे हैं, रवि और जेसी एनसीसी कैंप में। कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो दोस्तों ये कोई स्कूल है जहाँ पर सभी जगह के बच्चे हैं। तो ये बच्चा केरल का है। तो नाम भी जैसी साउथ में उस टाइप के होते हैं। तो किस प्रकार मूसलाधार वर्षा हो रही है। और ये दोस्तों यहाँ हरे भरे खेत होते हैं साउथ के अंदर, केरल साइड में। और नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? केरला में ही होते हैं। तो उसके बारे में भी ध्यान रखना आपको। तो जो भी टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में थोड़ा ध्यान रख के चलें कि इसके क्या क्या और क्वेश्चन बन सकते हैं। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। हम तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नज़र आती है। तो दोस्तों मरुस्थल हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर। ये पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है। यहाँ रेत ही रेत है, टीले ही टीले हैं, बड़े बड़े दौरे हैं। कीकर, बबूल, कैर, खेजड़ी ये वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा ऊँट भी मिलते हैं। तो दोस्तों ऊँट सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होते हैं। आओ कुछ करके सीखे। कहानी के बच्चों की तरह आप भी अपने पर्यावरणीय स्थान का चित्र या फोटो लगाएं। ये दोस्तों कितना शानदार एक ताल का पारितंत्र दे रखा है। चल रुके आप, बहुत खूबसूरत चित्र है दोस्तों। ये जानवर हैं, ये पेड़, बत्तख, फूल। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही। तो दोस्तों हीरा बताता कि ऊँट तो हमारे वहाँ खूब मिलते हैं। जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों सांप होता है ये पीवड़ा सांप, जैसलमेर और फलोदी साइड में मिलता है, जो केवल मनुष्य की जो सांस होती है दोस्तों वो पीता है और सांस में जहर छोड़ देता है। और जब सांस पी जाता है तब अपनी पूंछ से उस आदमी को जगाता है कि मैंने तो तेरा काम तमाम कर दिया, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब ऊपर जाना पड़ेगा तेरे को। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु
वनस्पति और लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है शिक्षक ने कहा। तो दोस्तों सब जगह अलग अलग रहन सहन है, अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग पर्यावरण हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। यह दोस्तों आपस में जीवधारियों का जो संबंध है एक दूसरे से, यही पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। तो सबका अलग अलग पारितंत्र है। वन, घास स्थल, रेगिस्तान। तो वन में भी दोस्तों सारे जीव आपस में मिल के रहते हैं। घास स्थल में भी आपस में तालमेल होता है जीवों का, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। रेगिस्तान में भी होते हैं, पर्वत, झील, नदी। तो सबका अलग अलग पारितंत्र होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? बिल्कुल दोस्तों। तो सब जगह का अलग अलग पारितंत्र होता है। वस्तु विनिमय पत्ती, ये वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों ये आपस में कुछ सामान दे रहे हैं, ले रहे हैं। प्राचीन समय में जब हमारे देश में और संपूर्ण विश्व में मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार होता था। आपने जो प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी होगी तो वहाँ भी दोस्तों आपने वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा है कि वस्तु विनिमय होता था हड़प्पा सभ्यता के अंदर। जो हड़प्पा सभ्यता का व्यापार था, अन्य सभ्यताओं से संबंध था, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे यूनान की हो, तो वस्तु विनिमय होता था दोस्तों। तो आपने सुना होगा कि वहाँ से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरा आता था। यहाँ से इलायची और जो गरम मसाले ये हम निर्यात करते थे। तो इसलिए करते थे क्योंकि वस्तु विनिमय था, मुद्रा थी नहीं। तो मेन वजह ये है। मानवीय पर्यावरण क्या है देखते हैं। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना और स्थायी जीवन जीना सीख लिया। ये दोस्तों मनुष्य ने धीरे धीरे सीख लिया सभी। पहले मनुष्य भी जानवर के समान था, गुफाओं में रहता था। पहिए का आविष्कार हुआ दोस्तों, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। पहले तो इतना ही अन्न उपजाते थे, जैसे संपूर्ण जंगल था। पहले तो जंगल काटता कौन था? पहले जंगल जला के वहाँ कुछ उगा दिया, फिर और जगह चले गए। फिर धीरे धीरे बड़े बड़े खेत बने और वस्तु विनिमय हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ये काफ़ी विकास हुआ दोस्तों संपूर्ण विश्व में। नेक्स्ट देखते हैं। क्या आप जानते हैं आप गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता में रहना और उनका उपयोग सीखना चाहिए। तो दोस्तों ये
जलवायु और वातावरण के हिसाब से होता है। तो सर्दियों में हमें गर्म चीज़ अच्छी लगती है और गर्मियों में ठंडी चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी का मेंटेनेंस इस प्रकार से है कि बॉडी का टेम्परेचर सही ढंग से बना रहे, इसलिए हम ऐसी चीज़ें खाते हैं। अपने पड़ोस के किसी बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करें और निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे, उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल, उस समय उनका पसंदीदा फल कौन सा था, गर्मी और सर्दी के मौसम में कैसे बिताते थे। प्राप्त जानकारी को दीवार और या बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। ये दोस्तों छोटे बच्चों के लिए है। अपन तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने को ये सारी चीज़ें नहीं करती हैं। बस एक बार एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लेनी है अपने को, 6ठी से लेकर 10वीं तक की, फिर अपन और किताब पढ़ेंगे। रवि की कक्षा में मिजोरम की लड़की है नूरी। वे अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती हैं। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों और लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट का मिजोरम प्रांत है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा हरियाली है। सब जगह है नॉर्थ ईस्ट के, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत अच्छा मौसम है। दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब इसके आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। तो पारितंत्र क्या है? तो किसी जगह सजीव होते हैं जो आपस में उनका सामंजस्य होता है, वो पारितंत्र कहलाता है। प्राकृतिक पर्यावरण, जो प्रकृति का पर्यावरण होता है, प्राकृतिक पर्यावरण है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो ये भी आपको आ गया होगा दोस्तों। पर्यावरण के प्रमुख घटक वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थलमंडल, ये प्रमुख रूप से 4 मंडल हैं। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों सड़क, पुल, भवन, उद्यान, ये सारे मानव निर्मित पर्यावरण हैं। स्थलमंडल क्या है? हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिन भूमि पर कृषि करते हैं, ये सारा स्थलमंडल कहलाता है। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? तो दोस्तों जीवीय पर्यावरण, जो जैविक पर्यावरण होता है, यही जीवीय पर्यावरण है। जैवमंडल, तो जैवमंडल दोस्तों वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल, जो इनमें आपसी सामंजस्य बिठाने वाला मंडल जैवमंडल कहलाता है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, सही उत्तर चिन्हित करें। तो आपको सही उत्तर चिन्हित करना है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो मरुस्थल तो प्राकृतिक है ही, ताल प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। वन दोस्तों प्राकृतिक होता है। इनमें से कौन सी मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण में स्थल मानवीय है, स्थल मानवीय नहीं है, धर्म और समुदाय मानवीय है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो सड़क मानव बनाता है, समुद्र और पहाड़ प्रकृति द्वारा निर्मित है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि है, ये पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि से तो पर्यावरण बढ़िया रहेगा, फसल वृद्धि से भी बढ़िया ही रहेगा, कोई नुकसान नहीं है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बताइए। तो जैवमंडल है पहले मित्रों। जैवमंडल किसे कहते हैं? वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे जैवमंडल कहते हैं। जल, स्थल और वायु क्रिया करते हैं। वायुमंडल, तो आपको
पृथ्वी को घेरने वाली वायु की जो चादर है वायुमंडल कहलाती है। अगला है जलमंडल। तो दोस्तों जलीय क्षेत्र होता है वो जलमंडल कहलाता है। और पर्यावरण किसे कहते हैं? जो हमारे आसपास का क्षेत्र है इसे ही हम पर्यावरण कहेंगे। परिधन आवरण, हमारे आसपास का क्षेत्र पर्यावरण है। अगला है कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों मानव अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और भौतिक सुख सुविधाएं चाहने के लिए जो सड़क, पुल, उद्यान, स्कूल, हॉस्पिटल बनाता है उससे पर्यावरण में परिवर्तन होता है। पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। बिल्कुल दोस्तों, पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि जीव जंतु को खाने के लिए पौधे चाहिए और वैसे भी आश्रित है एक दूसरे पे, क्योंकि जो हवा होती मित्रों, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस होती है जीव जंतुओं को देते हैं। तो मेनली इस प्रकार आश्रित हैं और बाकी तो आश्रित हैं ही दूसरे ढंग से, आप जानते ही हो। क्रियाकलाप, एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। अपने इस आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाइए। तो मित्रों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये मित्रों इस साइड के अंदर इस तरह का बेल आइकन आता है, उसको आप दबाएंगे तो इस तरह का आ जाएगा और लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब्ड। जब आप सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे तो आगे ED लिखा हुआ आएगा, यानी सब्सक्राइब हो गया है। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को फेसबुक और व्हाट्सएप की स्टोरी और स्टेटस पर लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को इस वीडियो के जो NCERT की वीडियो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, इनका लाभ मिले। आप एक बार शेयर ज़रूर कर दें। यदि उनको देखना होगा तो देखेंगे, नहीं फिर से नहीं देखेंगे, लेकिन आप शेयर ज़रूर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।